तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज बात करेंगे अपन किन के बारे में, सोमेश्वर। अपन पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहानों का इतिहास। और अजमेर के चौहान में सबसे पहले पढ़ा अपन ने अजयराज चौहान, उनके बाद अर्णोराज या अनाजी, और उनके बाद पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। आज बात करेंगे अपन किन की, सोमेश्वर के बारे में। और सोमेश्वर के बारे में देखें तो इनके पिता थे अर्णोराज। पिता अर्णोराज। माता की बात करें तो वो थी कांचन देवी। ये वही कांचन देवी थी जो अपन ने पढ़ा था कि अर्णोराज या अनाजी के समय जो युद्ध हुआ था किनके, गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के साथ। और उस युद्ध में जयसिंह सिद्धराज हार गए थे। और इनकी जो जयसिंह सिद्धराज की बहन थी कौन, कांचन देवी, उनसे विवाह हुआ था किनका, अर्णोराज या अनाजी का। आगे देखते हैं अपन। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आती है तो वो आती है सोमेश्वर का बिजोलिया। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख। तो देखो, बिजोलिया अभिलेख के बारे में अपन ने पहले भी चर्चाएं की है। जैसे कि चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपन देखें तो चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से, ये बता रहा है कौन, बिजोलिया अभिलेख से ही कि भाई चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। उसके अलावा देखें अपन तो वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक था, ये बात भी बता रहा है कौन, बिजोलिया अभिलेख। यहाँ अपन बात करेंगे यहाँ इसकी, तो ये बता रहा है बिजोलिया अभिलेख किसके बारे में, सोमेश्वर चौहान के बारे में। तो सोमेश्वर चौहान ने बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा का एक क्षेत्र दिया था। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें उपाधि मिलती है किनकी, सोमेश्वर की। क्या उपाधि है, प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर, ये उपाधि अपने को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार प्रताप लंकेश्वर किसकी उपाधि थी, तो किसकी उपाधि थी, सोमेश्वर की। या फिर पूछ लिया जाए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर की उपाधि क्या थी, प्रताप लंकेश्वर। यानी इसको उल्टा सीधा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, अपन को दोनों तरीके से ध्यान रखना है। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बिजोलिया में जो पार्श्वनाथ का मंदिर था उसको रेवणा का क्षेत्र दिया था किसने, सोमेश्वर ने। इसके अलावा इसी अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिलती है किनकी, सोमेश्वर की। अगर देखा जाए तो राजस्थान के जो नगर हैं, वर्तमान नगर, उनके प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। कौन कौन से क्षेत्रों का, जैसे कि जालोर के अलावा बिजोलिया, और देखे अपन तो नागौर। वैसे अपन ने नागौर के प्राचीन नाम की बात भी कर ली चौहानों में जब शुरू में, लेकिन दोबारा और देख लेंगे। उसके अलावा ऊपरमाल, और बात करें तो एक नाडोर। इन क्षेत्रों के प्राचीन नामों की भी बात की गई है उसमें, बिजोलिया अभिलेख में। अगर देखें इनके प्राचीन नाम तो देखो, जालौर का प्राचीन नाम क्या, जबालीपुर। जबालीपुर। उसके अलावा जालोर दुर्ग के नाम की अगर बात करें तो जबालीपुर, जलालाबाद, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी, ये किसके नाम थे, जालोर दुर्ग। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली। विजयावल्ली।
उसके अलावा नागौर का अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। अपन ने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, तो देखा था कि चौहानों की उत्पत्ति स्थल क्या था, सपाद लक्ष्य, और इनकी राजधानी क्या थी, नागौर, अही छत्रपुर। उसके अलावा उपरमाल की बात करें अपन, और नाडोल, नाडोल का था नडुल, और उपरमाल का था क्या, उत्तमाद्री। तो मेनली ये बातें थी किसकी, सोमेश्वर में। सोमेश्वर के पिता का नाम अरुणराज, माता का नाम कांचन देवी, जो कि चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की क्या थी, बहन थी। उसके अलावा बिजोलिया शिलालेख कब का है, डेट भी याद रखनी है अपने को, बिजोलिया लेख कब का, 1170 का, किसके समय का है, सोमेश्वर का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख की डेट पूछी जा सकती है या फिर किसके समय का है, तो वो सोमेश्वर के समय का है। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार पार्श्वनाथ के मंदिर को जो रेवणा की क्षेत्र दिया था, किसने, सोमेश्वर ने। इसमें सोमेश्वर की उपाधि क्या मिलती है, प्रताप लंकेश्वर। और इनसे जो बिजोलिया अभिलेख से यह राजस्थान के जो नगर है उनके प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे कि जालोर का जवालीपुर, बिजोलिया का विजयावल्ली, नागौर का अहिछत्रपुर, उपरमाल का उत्तमाद्री, और नाडोल का क्या पड़ता है, नडुल क्षेत्र पड़ता है। तो ये बातें थी किसके बारे में, सोमेश्वर के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन अजमेर के चौहानों का एक प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि सोमेश्वर का पुत्र है। तो देखो उनके बारे में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में बातें करते हैं हम। अगर अजमेर के चौहानों की बात करें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ही राजा हैं, एक तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, और दूसरा है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड शासनकाल इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज थर्ड का, कब से कब। इनके शासन की बात करें तो शासनकाल है इनका 1177 से 1192। मैं लगभग सभी का लिख रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ये डेट याद रखनी है अपने को, 1177 से 1192 था इनका शासनकाल। देखो पिता, अगर इनके पिता की बात करें तो पिता थे कौन, अभी पढ़ा अपन ने, सोमेश्वर। माता कर्पूरी देवी, माता या संरक्षिका भी कह सकते हैं इनको, ये माता भी थी और इनकी शुरुआत में संरक्षिका भी बनी थी। कितने टाइम के लिए, लगभग 1 वर्ष के लिए। अगर बात करें जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था भाई 1166 में। इनके अगर मंत्रियों की बात करें, प्रमुख मंत्री, सारी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से थे, कदम्बवास, कदम्बास को बोलते हैं कैमास। उसके अलावा वामन, सोड, और एक का नाम हो रहा है स्कंद। तो इनके मंत्री कदम्बास, वामन, सोड और स्कंद के नाम आते हैं। देखो पृथ्वीराज चौहान जन्म कब हो रहा है, 1166 में, और शासन काल कब, 1177 में। मतलब लगभग 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे पृथ्वीराज चौहान। 11 वर्ष की आयु में, और लगभग 1 वर्ष तक इनकी संरक्षिका कौन बनी, इनकी मां कर्पूरी देवी। लेकिन बाद में स्वयं के कंधों पर उठा लिया था राजकाज का भार, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और देखो अब पृथ्वीराज जी 12 साल का नवयुवक 11 की उम्र में तो शासक बना। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान जब शासक बना तब उसकी उम्र क्या थी, 11 वर्ष। लेकिन तब वो किसमें है, संरक्षण में, अपनी मां कर्पूरी देवी की। अकेला जब राज्य स्टार्ट कर रहा है, खुद के कंधों पे वजन है, तब वो उसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष।
तो ये छोटा सा बालक कितने अजमेर के चौहानों का राज कर रहा है, तो इसको देख के जो चारमेर के क्षेत्र के जो राजा थे या परिवारजन थे वो क्या करने लग गए, परेशान करने लग गए चारों तरफ। उनके साथ धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष होता है। सबसे पहले होता है संघर्ष इनका किससे, 1178 में इनके एक भाई थे कौन, नागार्जुन। नागार्जुन थे वो गुड़गांव के क्षेत्र में, गुड़गांव का जो क्षेत्र था जिसको वर्तमान में बोला जाता है गुरुग्राम, जहां ISO इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर भी कहा है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहा, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इनका नागार्जुन था, इनका क्षेत्र कौन सा था, गुड़गांव का क्षेत्र। और सबसे पहले नागार्जुन का ही दमन करेंगे। देखो अपन ने पढ़ा था अर्णवराज, सबसे पहले देखा था अपने आनाजी, आनाजी के दो पत्नी, एक राजकुमारी सुधवा और दूसरी राजकुमारी कौन सी थी, कंचन देवी। इनके दो पुत्र हुए, एक जगदेव और दूसरा कौन, विग्रहराज। जगदेव और विग्रहराज। उधर बात करें तो दो पुत्र हुए थे कौन, एक सोमेश्वर, सोमेश्वर के कौन, पृथ्वीराज और हरिराय। इधर देखिए अपन तो जगदेव की हुआ था कौन, ये मैंने पीछे टेबल बता रखी है आपको, पृथ्वीराज सेकंड। और जो विग्रहराज थे उनके दो पुत्र हुए थे, नागार्जुन और एक था अपरागेय। तो उनका जो अपरागेय का भाई था कौन, नागार्जुन, जो इनका चचेरा भाई था किसका, पृथ्वीराज चौहान का, जो सबसे पहले परेशान कर रहा है। और सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान इसी का दमन करेगा। जो गुड़गांव का क्षेत्र था वो इसका नियंत्रण का क्षेत्र था, और इसका एक सेनापति और था देवभट्ट। इन दोनों को सबसे पहले परास्त करता है, इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो सबसे पहला जो युद्ध है, या पहला सबसे पहले दमन किया इसने किसका किया, अपने भाई नागार्जुन का। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे कि सबसे शासक बनते ही सबसे पहले किसका दमन किया था, पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का, जिसके क्षेत्र गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद 1182 में 1182 में एक जनजाति थी, बढ़ाणक जनजाति। देखो इस बढ़ाणक जनजाति का काम क्या था, ये मेनली लूटपाट करने का काम करती थी। और ये मेनली रहती थी पंचनद का जो क्षेत्र है ना, 5 नदियां उत्तरी भारत में अगर अपन देखें तो सबसे पहले सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और उसके नीचे आती है सतलज। मतलब पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, पंचनद का क्षेत्र है, वहां पर लूटपाट करने का काम करती थी। धीरे धीरे मथुरा, आगरा, इस क्षेत्र में भी आकर लूटपाट करने लग गई थी ये जनजाति। दूसरे नंबर पर इसका दमन करता है कब, 1182 में। तो सबसे पहले दमन 1178 में किसका, नागार्जुन का, चचेरे भाई का। 1182 में दमन करता है किसका, बढ़ाणक जनजाति का। उसके बाद अगर युद्ध की बात करें तो 1182 में ही पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड एक युद्ध लड़ता है जिसको बोलते हैं महोबा, महोबा या तुमुल का युद्ध। पाहेबा साहेबा अलग है, ये महोबा है, तुमुल का युद्ध। कब डेट हुई, ये 1182। किस किस के बीच होता है, तो ये होता है पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमारदीदेव। चंदेल शासक था, पर जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे परमारदीदेव चंदेल शासकों के बारे में। तो पृथ्वीराज थर्ड और परमारदीदेव चंदेल शासक के बीच युद्ध होता है। इसमें परमारदीदेव के दो सेनापति थे, देखो कौन कौन से इंपोर्टेंट है, याद रखना, आला और उदल, आला और उदल। देखो इन सैनिकों को दो दो जोड़े हुआ करते थे, जैसे कि आला और उदल किसके, परमारदीदेव के। गोरा और बादल, रतन सिंह वाले, रणमल, रत्तीपाल, उसके अलावा बालक और मदन, उसके अलावा वास्तुपाल और तेजपाल। वीरधाल गुजरात के थे, रणमल, रत्तीपाल किसके थे, ये सैनिकों के जोड़े होते थे। मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा ये कौन कौन से जो सैनिकों के जोड़े थे, रणमल, रत्तीपाल, वास्तुपाल, तेजपाल, बादल, मदन, जैता कूपा, मालदेव के समय जिन्होंने युद्ध लड़ा था ना शेरशाह सूरी के साथ। तो महोबा तुमुल का युद्ध हुआ कब, 1182 में, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज परमारदीदेव के।
और इस युद्ध में मारे गए थे आला और उदल, दोनों मारे गए थे। इस क्षेत्र पे भी नियंत्रण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। और यहाँ पंगुन राय, याद नहीं रखना है, वैसे ही ध्यान रख लो बस, पंगुन राय को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखना बस। तो महोबा तुमुल का युद्ध कब हुआ? 1182 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमार्दी देव। दो सैनिक मरे, इंपॉर्टेंट है कौन? आला और उदल। और इस क्षेत्र का नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? पृथ्वीराज के नियंत्रण में आ गया। दूसरे की बात करें अपन तो एक युद्ध हुआ 1184 में, उसको बोलते हैं नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध, इस साइड से तो वही पृथ्वीराज थर्ड है, इधर आ गया गुजरात का चालुक्य शासक भीम सेकंड। 1184 नागौर का युद्ध, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस भीम सेकंड। भीम सेकंड। अगर युद्ध के कारण देखा जाए तो दो कारण है। एक तो रेडिमेंट कारण है, साम्राज्यवादी नीति, ये तो आप कहीं भी लिख सकते हो, हर जगह काम करेगा। पहला तो कौन सा है? साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा क्या है? एक राजकुमारी थी आबू की, उसका नाम था इच्छनी देवी। उस इच्छनी देवी से विवाह करने की इच्छा किसकी भी थी? भीम सेकंड की भी और पृथ्वीराज थर्ड की भी। लेकिन वो महत्व ज्यादा दे रही थी किसको? पृथ्वीराज थर्ड को, और उसको बार बार परेशान कर रहा था भीम सेकंड। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, पृथ्वीराज थर्ड और भीम थर्ड के बीच। बाद में एक भीम थर्ड का जो प्रतिहार सेनापति था जगदेव, जिसकी सहायता से दोनों के बीच सुलह करवाई जाती है, और अंत में इच्छनी का विवाह किसके साथ होता है? पृथ्वीराज थर्ड के साथ ही होता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी, आगे और भी बातें करेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर ले। शासनकाल 1177 से 1192, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, जो इनकी संरक्षिका भी थी, कितनी? 1 वर्ष के लिए। जन्म इनका 1166 में, मंत्री कदमवास या कैमास बोलते हैं जिनको, वामन, सोड और स्कंद। इसके अलावा ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे और पूरी तरह से स्वतंत्र थे शासक, जब इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 22 वर्ष, बस सॉरी 12 वर्ष। 1178 में इन्होंने अपने चचेरे भाई किसका सबसे पहला अभियान था 1178 में, नागार्जुन के खिलाफ उनका दमन किया। 1182 में बढ़ाना जनजाति जो लूटपाट का कार्य करती थी सतलज के क्षेत्र में। उसके बाद 1182 में महोबा या तुमुल का युद्ध किस किस के बीच? पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव। इंपोर्टेंट बात, आला और उदल इसी युद्ध में मारे गए। उसके बाद ये देखिए 1184 में नागौर का युद्ध, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस भीम सेकंड के बीच। युद्ध के कारणों की बात करें तो साम्राज्यवादी नीति, और दूसरी क्या थी? राजकुमारी इच्छनी, जिससे बाद में शादी होती है किसकी? पृथ्वीराज थर्ड की, किसकी मध्यस्थता से? जगदेव की मदद। अब देखते हैं अपन चौहान गढ़वाल विवाद। चौहान और गढ़वालों के मध्य विवाद कैसे होता है, देखो। अगला टॉपिक है अपना इसी में क्या? चौहान गढ़वाल विवाद। एक तो रेडिमेंट वही जो पहले बात थी, कौन सा? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। दूसरा चंदेल गढ़वाल गठबंधन। गठबंधन मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना। तो अपन ने देखा था एक युद्ध कौन सा? महोबा या तुमुल का युद्ध, किस किस के बीच? पृथ्वीराज वर्सेस परमार्दी देव के बीच। उसमें हार गया था कौन? चंदेल शासक परमार्दी देव। तो वो हार गया, तो इस गठबंधन कर लेते हैं आपस में, कौन कौन? चंदेल और गढ़वाल आपस में। अब चंदेल तो ऑलरेडी शत्रु है किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो इन दोनों में गठबंधन होगा तो स्वाभाविक सी बात है उन दोनों में क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज थर्ड से। एक बात करें तो ये था दिल्ली का उत्तराधिकार का मामला।
और लास्ट की बात करें अपन तो वो लास्ट थी संयोगिता। ये संयोगिता भी ये लड़ाई का कारण बनी थी। कहते हैं ना कि जोरू जमीन जोर का न तो किसी और का, जैसे भीम सेकंड और किसमें पृथ्वीराज चौहान में लड़ाई हुई थी। तो देखो साम्राज्यवादी नीति तो ऑलरेडी सभी में चलता है। चंदेल गढ़वाल मैंने आपको बता दिया कि परमार्दी देव हारा था, फिर इन दोनों में गठबंधन हो गया। दिल्ली का उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का मामला क्या था? तो देखो दिल्ली में इस समय शासनकाल था अनंगपाल तोमर का। अनंगपाल तोमर के दो पुत्रियां थी। एक पुत्री कर्पूरी देवी, जिसका विवाह कर दिया किसके साथ? सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिताजी के साथ। और दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया था किसके पास? विजय चंद्र गढ़वाल। विजय चंद्र गढ़वाल। अब सोमेश्वर का पुत्र कौन? पृथ्वीराज थर्ड। और इसका पुत्र कौन? जयचंद गढ़वाल। अनंगपाल तोमर की दो बेटी, एक का विवाह सोमेश्वर से, दूसरी का विजय चंद्र से। सोमेश्वर का पुत्र कौन? पृथ्वीराज थर्ड। विजय चंद्र का कौन? जयचंद गढ़वाल। अब इसने क्या किया? अनंगपाल तोमर ने इसको दिल्ली के राजा बनाने की बात कही। तो इस चीज से नाराज कौन हो गया? जयचंद गढ़वाल की, यार मैं भी नाना का तो दोहिता हूं या नवासा हूं, लेकिन पृथ्वीराज को महत्व दे रहा है, वो किसको? मेरे को महत्व नहीं दे रहा। इस वजह से भी मनमुटाव था किसमें? पृथ्वीराज थर्ड में और जयचंद गढ़वाल में। चौथी थी संयोगिता। देखो ये संयोगिता कौन थी? तो ये संयोगिता इसी जयचंद की पुत्री थी, जो प्रेम प्रसंग में आ गई थी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान इससे करता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो आजकल का लव मैरिज होता है, वो इसी गांधर्व विवाह के अंदर आता है शास्त्रार्थ के अनुसार। तो चौहान गढ़वाल विवाद, साम्राज्यवादी नीति, चंदेल गढ़वाल गठबंधन, दिल्ली का उत्तराधिकार का मामला, और चौथा कारण था इसका क्या? संयोगिता। इन सभी बातों से नाराज हो जाता है कौन? जयचंद्र गढ़वाल। और ये आमंत्रित करता है किसको? मोहम्मद गोरी को। यहां से फिर गोरी इंटरफेयर करेगा किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। कर दी गद्दारी किसने? जयचंद्र गढ़वाल ने। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं कि गद्दारी करने वालों को क्या क्या कहते हैं? जयचंद, दूसरा मीर जाफर, और तीसरा है और है, उसका मैं नाम नहीं बता, उन्हें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला तो कौन? जयचंद, एक आएगा आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आप, मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम, फिर दोबारा मीर जाफर शासक या नवाब बनेगा। तो अब देखते हैं, आमंत्रित कर लिया किसको? मोहम्मद गोरी को। किसने? जयचंद गढ़वाल ने। और इन दोनों के बीच होगा पहला युद्ध, जिसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का तराइन का प्रथम युद्ध। डेट याद रखनी है। वैसे तो बहुत बार पूछा जा चुका कई एग्जामों में, फिर भी अपन तो याद ही रख लेते हैं। 1191 में किस किस के बीच भाई? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज, इधर है कौन? मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में जीत कौन गया? पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड की तरफ से लड़ रहा था कौन? गोविंदराज। इस गोविंदराज या गोविंदराज के दो दांत टूट जाते हैं लड़ाई करने के समय। अब दांत टूटते इसको बुरा गुस्सा आता है, ये पकड़ लेता है किसको? मोहम्मद गोरी को। और एक इसका साथ और था जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन। दोनों को पकड़ लेता है, इनको मारता कम और पीटता ज्यादा है, मतलब बुरा हाल कर देता है मोहम्मद गोरी का और जियाउद्दीन का। गोरी तो यहाँ से छुड़ा के भग जाता है, हाथ लग जाता है कौन? जियाउद्दीन। और इस जियाउद्दीन को बुरी हालत करके इसको गिरफ्तार कर लेता है कौन? गोविंद राय। बाद में युद्ध का हर्जाना लेकर इसको क्या कर देता है? छोड़ देता है किसको? जियाउद्दीन। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो इतना ही था। किस किस के बीच? पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी के बीच। लड़ा कौन इधर से?
गोविंदराय कब हुआ? 1191 में। जीता कौन? पृथ्वीराज थर्ड। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट एक साल बाद 1192 में। 1192 में किस किस के बीच? वही पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो, प्रथम युद्ध हारने के बाद गोरी वापस सतलज वाली क्षेत्र में अफगानिस्तान की ओर चला जाता है और धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान आश्वस्त होकर बैठ जाता है कि यार गोरी को हटा दी। लेकिन गोरी क्या करता है कि धीरे धीरे वापस से सेना को एकत्रित करता है और अपना शक्ति प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। इधर पृथ्वीराज चौहान क्या करता है कि वो धीरे धीरे इन बातों को बोलने लग जाता है, युद्ध में ध्यान नहीं देता, बाकी वो अपनी सेना को गठित करते रहता है धीरे धीरे। और पृथ्वीराज चौहान को बातों में लगाया रखता है कि भाई मेरा तो क्या है कि अभी उधर उस क्षेत्र में जाना नहीं हो रहा अफगानिस्तान की तरफ, जैसे ही उधर का माहौल ठीक होगा मैं खुद ही चला जाऊंगा इधर। लेकिन ये इधर क्या करता है? सेना का संगठन करता रहता है धीरे धीरे और दो आदमियों को और भेजता है। एक तो मुल्तानी, ख्वाजी उल मुल्क मुल्तानी, और एक थे रुकनुद्दीन हमजा। इन दो आदमियों को और भेजता है किसके पास? पृथ्वीराज थर्ड के पास। लेकिन कोई ज्यादा काम के नहीं है, ना ध्यान रहे तो भी कोई बात नहीं। काजी उल मुल्क मुल्तानी और एक रुकनुद्दीन हमजा को। देखो, एक अब ऐसे बताते हैं इस घटना को कि पृथ्वीराज का एक घोड़ा था, उसका नाम था क्या? नाट्यरंभा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को उस घोड़े से क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान लड़ाई करने जाता है तो ये नाट्यरंभ जो वो घोड़ा था उसे चेंज किया था, वो नाचने में निपुण था और युद्ध क्षेत्र में जाते ही क्या करने? डांस करने लग जाता है जैसे ही वो नगाड़ों की आवाज होती है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाता और इनके हाथ लग जाता है कि इनको मोहम्मद गोरी के, इसको सिरसा सिरसा हरियाणा के पास पकड़ लिया जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। आगे पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ इसके बारे में दो बातें प्रचलित हैं। वो दो बातें, एक तो बताता है कौन? ताज उल मासिर एक बुक है, जिसके लेखक है हसन निजामी। ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक एक हसन निजामी। एक मत तो ये है और दूसरा है पृथ्वीराज रासो। अपन ने पहले भी पीछे बात की थी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना भाई? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय जयानकी, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर रासो सारंग दरिया जोधराज की। उसके अलावा प्रबंध कोश किसकी? राजशेखर की। ये किताबें हैं, मैं बार बार बताता जाऊंगा, आपको धीरे धीरे याद रहने लग जाएंगे। और लास्ट में अपन क्या करेंगे कि एक साथ सीरियल वाइज लिख लेंगे सभी बुक्स को। तो ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक हसन निजामी कहते हैं कि भाई सिरसा, ये सिरसा और भी कहीं आएगा अगर अपन पढ़ेंगे ना मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसमें पढ़ेंगे अपन गुलाम वंश। गुलाम वंश में एक शासिका आएगी जिसको बोलते हैं रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। इस रजिया सुल्ताना को भी सिरसा के पास से पकड़ लिया जाता है और वहीं मार दिया जाता है, जिसके चरित्र पर भी संदेह किया जाता है। रजिया सुल्ताना के बताते हैं कि जो अमीर आखुर के पद पर था, मतलब अश्व सेना का प्रधान, उसके साथ इसके अवैध संबंध बताए जाते हैं जमालुद्दीन याकूत के साथ, और इसके चरित्र पर भी दागित करने का कार्य किया जाता है रजिया सुल्ताना को, जिसको भी सिरसा हरियाणा के पास ही गिरफ्तार करके मार दिया गया। तो निजामी साहब कहते हैं कि भाई सिरसा से तो पकड़ लिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। इसको वापिस अजमेर सौंप दिया हमने, इसको खुद को ही प्रशासक बना दिया। कहाँ का? अजमेर का। लेकिन बाद में ये वापस गड़बड़ करने लग गया, तो शक्ति प्रदर्शन करके हमारे ऊपर ही वापस
आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो भी पकड़ कर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। ये बात लिखते हैं ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन, हसन निजामी। तो इधर दूसरी ही बात कहते हैं कौन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन, चंद साहब। चंद साहब कहते हैं कि भाई सिरसा से पकड़ा किनको, पृथ्वीराज चौहान को, ले गए कहा, गजनी। गजनी ले गए, वहां 2 सलाखे, गरम सलाखे करके पृथ्वीराज चौहान के आंखों में डाल दी गई। उसके बाद जब इस बात का पता चला तो खुद गए कौन, चंद साहब, जिनके बचपन का नाम भी देखेंगे पृथ्वी भट्ट। मतलब कहते हैं कि ये दोनों साथ ही रहते थे हमेशा, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वी भट्ट, या बोले तो चंद। जब चंद गजनी गए तो ये फिर बोलते हैं मोहम्मद गोरी को कि ये पृथ्वीराज चौहान है, ये शब्द वेदी बाण भी चलाना जानता है। तो शब्द वेदी बाण में निपुण कौन था, एक तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और दूसरे कौन थे, राजा दशरथ साहब, जिन्होंने श्रवण के माता पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो जब ये जाके कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है जो शब्द वेदी बाण भी चलाना जानता है, तो कहते हैं भाई मरने से पहले चलो इसकी ये कला तो देख ले। तब जब उसको लगाया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को एक सुक्ति के रूप में कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान है मत चुके चौहान। जब ये बात सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान तो निशाना आवाज की दिशा में जिधर से चलाने का आदेश देता है कौन, गजनी कला को, तो उस आवाज के हिसाब से बाण चलाते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान साहब, और मार देते हैं किसको, गजनी को। ये बात बता रहे हैं कौन, चंद साहब। और ये दूसरी कि भाई वापस अजमेर सौंप दिया गया था, ये बात बताते हैं कौन, ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक हसन निजामी। तो ये बात थी तराइन का दूसरा युद्ध कब, 1192 पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें जीता कौन, मोहम्मद गोरी। तो ये बात थी कौन से युद्ध के बारे में, तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। आखिरकार जैसे भी हो पर मार दिया गया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। अब देखते हैं अपन कुछ अन्य चीजें पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में। देखो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, विशेषकर बुक। आजकल ट्रेंड ऐसा है कि हर एग्जाम में एक या एक 2-4 बुक पूछी ही जाती है, तो अपने को इन बुकों को याद रखना है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की उपाधियां की, तो इसकी उपाधि राय पिथोरा, और दूसरी है दल पुंगल। ये उपाधि मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ने से या बचाने के कारण, मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्र को बचाने के कारण राय पिथोरा। और दल, दल का मतलब होता है एक गठन थोड़ा सा, और पुंगल उसको मतलब प्रतिरोध करने वाला, इस कारण इसको 2 उपाधियां थी, राय पिथोरा या दल पुंगल। पूछ लिया जाता है राय पिथोरा और दल पुंगल किसकी उपाधि थी, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड की उपाधियां थी। इसके अलावा अगर इसके दरबारी विद्वानों की बात करें अपन, बता रहा कि पृथ्वीराज थर्ड की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दरबारी विद्वान की बात करें तो एक तो आ गए कौन, चंद, उसके अलावा पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन, जयानक। उसके अलावा विद्यापति गौड़। उसके अलावा देखें तो अपन आशाधर। ये थे इनके दरबार विद्वान को, चंद, जैन, विद्यापति गौड़ और आशाधर। उसके अलावा देखें अपन तो निर्माणकारी। निर्माण कार्य में तो एक तो देखिए इन्होंने पिथौरागढ़ बनवाया, इनकी उपाधि कौन सी, राय पिथौरा, तो इन्होंने बनवाया क्या, पिथौरागढ़। इसके अलावा इन्होंने कला व संस्कृति, कला व संस्कृति विभाग बनाया, जिसका
मुखिया बनाया गया था किसको? पद्मनाथ। तो ये कुछ एक बातें थी। उपाधि इनकी राय पिथोरा, दलपुंगल, दरबारी विद्वान इसके कौन? चंद्रवरदाई, जैन, विद्यापति गौड़ और असदर। उसके अलावा इनके द्वारा निर्माण कार्य पिथौरागढ़ बनवाया गया और कला व संस्कृति विभाग की क्या की स्थापना, जिसका मुखिया किसको बनाया गया? पद्मनाथ को। तो ये बातें थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हर एक चीज इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ दो चार लाइनों का एक शासक हो रहा है हरिराय और गोविंदराज, उनकी और बात कर रहे हैं, उनमें कोई खास नहीं है, बस 2 मिनट की बात है। इसी के साथ अपने अजमेर के चौहान कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक साथ ही देख लेते हैं उनको। गोविंदराज और हरिराय। तो ये गोविंदराज कौन है? पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र। तो पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु के बाद इसको बना देते हैं, तुर्क जो मुसलमान है इसको शासक बनाते हैं, इसको? गोविंदराज को। इस बात से नाराज हो जाता है कौन? हरिराय की, यार तू जिन मुसलमानों ने मेरे भाई को मारा, उसी या फिर जिन्होंने तेरे पिताजी को मारा, उनकी सहायता से तो शासक बन रहा है, और ये इसको हटा देता है यहाँ से कौन? और खुद शासक बन जाता है हरिराय। बाद में हरिराय वापस मोहम्मद गोरी से पंगा करने लग जाता है, तो इसको फिर एक युद्ध किया जाता है और उस युद्ध में हरा दिया जाता है किसको? हरिराय को। और ये गोविंदराज यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? रणथंभौर। रणथंभौर को। रणथंभौर में चौहान वंश की जो नींव रखी जाएगी वो किसके द्वारा रखी जाएगी? गोविंदराज के द्वारा। तो ये बातें थी अजमेर के चौहानों के बारे में। अपन ने पहला शासक पढ़ा था कौन सा? अजयराज। उसके बाद पढ़ा अनुराज या आनाजी। फिर बात की अपन ने बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। उसके अलावा फिर बात की सोमेश्वर, और लास्ट में बात की इसकी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आधी बातें थी क्या, कि भाई अजमेर के चौहानों में जो चौहानों का निर्माण काल कहलाता है वो किसका शासनकाल कहलाता है? अजयराज चौहान का। ये बात किसने कही थी? गोपीनाथ शर्मा ने। तो वहीं चौहानों का स्वर्णिम काल कहलाता है किसका शासनकाल? बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ का। और ये बातें कही थी किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो हमारे ये अजमेर के चौहान है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में अपन रणथंभौर के चौहानों की बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए।